7 जनवरी तक, यानी 31 दिसंबर से स्टार्ट होगा आपकी परीक्षा और 7 जनवरी 2026 तक एग्जाम आपका चलेगा। ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये यूजीसी नेट समाजकारी का प्रश्न पेपर हुआ था जनवरी 2017 में, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जनवरी 2017 में बेसिकली 2 पेपर हुआ करता था। पहले तो एक समाज कार्य द्वितीय है और एक समाज कार्य तृतीय है। द्वितीय वाले में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे 2 अंक के, और तृतीय वाले में आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 अंक के। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो जनवरी 2017 में 125 प्रश्न आए हुए थे। तो सोशल वर्क का प्रश्न है, देखो अगर आप मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी अगर आप करते हैं ना तो उन परीक्षा में भी आपको ये प्रश्न जो है मददगार साबित होंगे आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल एक प्रश्न है, अप्लाइड प्रश्न है, और ये बेसिकली समाजकारी के चीजों पर यानी समाजकारी के आधार पे यूनिट नंबर 9 और 10 को बेस बनाते हुए एक सवाल बनाया गया कि अभ्यास जनित बुद्धि से क्या आशय है। ये प्रश्न है आपके साथ। तो जवाब क्या देना चाहेंगे आप? प्लीज एक बार मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा, फिर मैं आपको अपना जवाब बताऊंगा कि सही ऑप्शन क्या है इसका। बताइए। अभ्यास के निजी अनुभव पर आधारित कौशल। 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन कह रहे हैं। देखिए जब Third. तक हाँ बिल्कुल, अगर आपने थर्ड का जवाब दिया है तो सही जवाब दिया है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ऑप्शनों को ना पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑप्शनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आपने कहा कि अभ्यास जनित बुद्धि से उन व्यवहार, कौशल, समझ और निर्णय क्षमता से ले रहे हैं। 3 शब्द मैंने बोला है, व्यवहारिक कौशल से, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ से, और तीसरा निर्णय यानी डिसीजन कैपेसिटी या निर्णय क्षमता से। तो ये बेसिकली निरंतर के जो अभ्यास होते हैं जहां अनुभव और क्षेत्रकारी फील्ड वर्क को विकसित करते हैं, उस प्रक्रिया में यह अभ्यास जनित बुद्धि शब्द को दर्शाया गया है। देखिए जहां अगर मैं बात करता हूं पहले ऑप्शन को लेकर, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के, मतलब देखो यहाँ पे दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के निजी अनुभवों पर आधारित होता है, तो ये गलत है। ये तो कौशल, समझ और निर्णय से संबंधित होता है अभ्यास जनित बुद्धि, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ये प्रैक्टिस बेस्ड जो नॉलेज है, ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम है अभ्यास जनित बुद्धि को ही हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज। और प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज होता है प्रैक्टिस यानी अभ्यास करने से, तो उसी पर बेस्ड है और सही ऑप्शन आपका थर्ड आपका करेक्ट माना जाएगा। आशा करता हूं कि ये बात आप भली भांति तरीके से समझ गए होंगे। आसान सवाल था और प्रश्न को पढ़ना है, फिर सारे ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो एक सवाल और आता है, सक्रिय श्रवण की अवधारणा के जनक कौन है, ये आपको बताएं। एक्टिव लिसनिंग इसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, प्लीज जवाब बताएं। कार्ल रॉजर्स। बिल्कुल सही जवाब। कार्ल रोजर्स का नाम अगर आपने यहाँ पर चुनाव किया है तो आपने सही विकल्प का चुनाव किया है। एक्टिव लिसनिंग की अवधारणा के जनक कार्ल रोजर्स है। ये एक प्रख्यात मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे ये, और जिन्होंने काउंसलिंग और थेरेपी में सक्रिय श्रवण या आप कह लीजिए एक्टिव लिसनिंग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। और ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला आईएमपी के रूप में नोट करिएगा। मेडिकल सोशल वर्क के अगर आप स्टूडेंट हैं, खासकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि काउंसलिंग और थेरेपी से संबंधित है ये अवधारणा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात। निम्न में से कौन समाजकारी के दायरे से बाहर है? देखिए बहुत अच्छा सवाल, प्लीज जवाब मुझे आप लोगों को बताना है, प्लीज बताएं। अवचेतन। ओके, और भी कोई ऐसा बालक जो अपनी राय व्यक्त करना चाहता हो इस प्रश्न को लेकर? अच्छा सवाल है। सर उपचेतन। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही विकल्प के रूप में आप लोगों का विभिन्न प्रकार के जवाब बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। अभी हम आपको इन सभी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे इससे पहले बता दूं कि ऑप्शन नंबर अगर आपने अवचेतन को चुना है तो सही जवाब चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर यहां पर डी को चुना है तो, ठीक है।
अब बताओ मैं आपको कि ये समाज कार्य के दायरे के अंतर्गत अगर बात चेतन की, अर्धचेतन की, अवचेतन की, ऐसी जब बात आती है तो ये नाम याद रखेंगे आप सभी लोग, सिगमंड फ्रायड का है। फ्रायड की जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, कौन सा? मनोविश्लेषण। ईडिगो सुपर ईगो का। हाँ, हाँ, उस सिद्धांत से ये सवाल बेसिकली बनाया गया है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके मैं इस ऑप्शन को समझाना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए। पहली बात मैं करता हूं सचेतन को लेकर। सचेतन, देखो मैं आपको बता दूं, सचेतन सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मानसिक स्तरों पर काम करता है, तो उस क्रिया को दर्शाता है वो सचेतन शब्द को। कॉन्शियस कहते हैं हम लोग इसको, ये कॉन्शियस पार्ट आता है क्योंकि इस कॉन्शियस में ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि जो पूर्व चेतन है उनके स्तर को समझा जा सके, उनके स्तर को समझा जा सके। अच्छा, सवाल इस तरीके से भी बनाया जाता है कि निम्न में बताइए समाज कार्य के अंतर्गत जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में कौन सा जो है चिंतन चिंतन आएगा, कौन सा चिंतन दर्शा सकता है निम्न में। तो जागरूकता को लेकर प्रश्न केवल जागरूकता है, तो जहाँ एक्टिव प्रक्रिया शामिल होती है उसको सचेतन से रिलेट कराया गया है, उसको सचेतन से रिलेट करवाया गया है। लेकिन एक और पॉइंट आता है, पूर्व चेतन शब्द आता है ना, पूर्व चेतन। पूर्व चेतन आप भलीभांति तरीके से इसके बारे में भी जानते होंगे, पूर्व चेतन शब्द को लेकर भी, जैसे थोड़े प्रयास से चेतन में लाया जा सके, काउंसलिंग में उपयोगी किया जा सके, थोड़े प्रयास से, ज़्यादा नहीं। पूर्व चेतन का मतलब थोड़े प्रयास से, सीधे संवाद कर रहे हो या व्यवहार में सीधे शामिल हो रहे हो, एक्टिविटी में सीधा शामिल हो रहे हो, वो सचेतन है। साधारण शब्दों में समझिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि सीधे आप व्यवहार से इन्वॉल्व हो रहे हो तो वो सचेतन है। अगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रयास कर रहे हो और प्रयास के माध्यम से काउंसलिंग में उसका उपयोग कर रहे हो तो वो पूर्व चेतन का पार्ट हो जाएगा, वो पूर्व चेतन का पार्ट बन जाएगा। लेकिन एक पार्ट आता है उपचेतन भी। उपचेतन का क्या होता है कि गहरे मनोविश्लेषण का क्षेत्र माना जाता है। ये सामान्य समाज कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत में उपचेतन शब्द को शामिल किया जाता है, ठीक है, ये परिस्थिति बनाती है। परंतु एक प्रश्न हमारे सामने आता है, अवचेतन। अवचेतन दर्शाता क्या है? अवचेतन अगर मैं साधारण शब्दों में आपसे बात करूं तो अवचेतन होता क्या है? एक तो पहली बात यह कि समाज कार्य के दायरे का मतलब है कि उसके क्षेत्र से, या आप ये कह लीजिए समाज कार्य के अंतर्गत बेसिकली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व न करने की परिस्थिति में दर्शाया गया है अवचेतन शब्द, है ना, उस परिस्थिति में दर्शाया गया है। अवचेतन मन गहरे मानसिक स्तर का एक बेसिकली पार्ट दर्शाया गया। ये पार्ट क्लिनिक मनोविश्लेषण के अंतर्गत आता है। अवचेतन आता तो है लेकिन चिकित्सकीय मनोविश्लेषण में आता है, समाज कार्य में नहीं आता है। समाज कार्य में जागरूकता वाला पार्ट हो गया, थोड़ा सा प्रयास करके आप चीज़ों को ला रहे हो, वो पूर्व चेतन की प्रक्रिया भी आपकी शामिल हो जाएगी, ठीक है। उपचेतन की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड ने बेसिकली इस परिस्थिति में ये दर्शाने का प्रयास किया है, उपचेतन में जो गहरे मनोविश्लेषण के क्षेत्र के अंतर्गत या सामान्य समाज कार्य के अंतर्गत, जो नॉर्मली सोशल वर्क की गोपनीयता का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत इत्यादि जो भी सिद्धांत आप लगा देते हो, उस प्रक्रिया में उपचेतन का पार्ट बनेगा। लेकिन अवचेतन याद रखिएगा क्लिनिक मनोविश्लेषण में आता है, समाज कार्य में नहीं आता है। यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ, आप लोग उस शब्द को लिख भी लीजिए, क्लिनिक मनोविश्लेषण या मनोचिकित्सा कह लीजिए तो सबसे बेहतर रहेगा, मनोचिकित्सा, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है, समाज कार्य में नहीं, समाज कार्य में नहीं, ठीक है। अगला सवाल, अंक गणती औसत से एक क्रम में किसी मद विशेष का डिविएशन प्राप्त करने, या देखो डिविएशन का मतलब होता है विचलन, प्राप्त किए जाने की स्थिति में डिविएशनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को निम्न में से क्या नाम आप दोगे? ये सवाल है हमारे सामने, प्लीज जवाब। सर मानक विचलन। मानक विचलन, ओके, मानक डेविएशन। ओके, चलिए अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। देखिए
मानक डिविएशन अगर आप बता रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन तो सही बता रहे हो। जब किसी श्रृंखला में ना, कोई श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब मैं बनाता हूँ 2 3 5 6 7 8 1 9, ये डिविएशन है। तो जब किसी श्रृंखला में प्रत्येक मद का अंकगणितीय औसत से विचलन निकाला जाता है और उन विचलनों की जब हम औसत के वर्गों का वर्गमूल करते हैं तो उसे हम लोग मानक विचलन या मानक डिविएशन कहते हैं। ये एक परिभाषा है, या आप ऐसा कह लीजिए कि सांख्यिकी के अंतर्गत या रिसर्च के अंतर्गत ये शब्द है। शब्द का नाम है मानक विचलन। और मानक विचलन समझ गए होंगे आप। मानक विचलन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यही दर्शाया गया है कि अंकगणितीय औसत से विचलन निकाला जाएगा, ठीक है, और उन विचलन के औसत के वर्ग यानी जो वेरिएंस है उस वेरिएंस का वर्गमूल किया जाता है, ठीक है, वर्गमूल किया जाता है और उन्हीं के आधार पर मानक विचलन फिर तैयार होता है। उसी को हम लोग मानक विचलन का नाम देते हैं। अच्छा, एक शब्द यहाँ पे देखिए वैषम्य शब्द है। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैषम्य शब्द यहाँ पे देखिए, वैषम्य विचलनों के औसत के वर्गमूल को संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, मानक विचलन का ही पार्ट है बेसिकली, केवल विचलनों के वर्ग के औसत को दर्शाता है। ये देखो, मैंने कहा कि विचलनों के वर्ग के औसत का वर्गमूल, तो वो है मानक विचलन। मैंने कहा कि केवल विचलनों के वर्ग का औसत, तो वो है वैषम्य। बात को ध्यान रखिएगा, केवल बहुत ही छोटा अंतर है। जब औसतों का वर्गमूल आता है तो मानक विचलन होता है, और जब विचलनों के वर्ग का औसत फाइंड आउट होता है तो वो वैषम्य होता है। और एक है आपके सामने माध्य विचलन, मतलब औसतों के परिणाम का औसत। यहाँ औसतों के परिणाम का औसत होता है। किसका होता है? परिणाम का औसत होता है, तो उसे माध्य विचलन कहते हैं। अच्छा, परास क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम। दी गई पंक्ति यहाँ पर है आपके सामने। अधिकतम संख्या आप देखोगे तो 9 मिलेगा आपको, न्यूनतम संख्या आप देखोगे तो 2 मिलेगा। तो -9 - 2 करोगे, या डिफरेंस कहा जाता है इसको बेसिकली, तो 7 आएगा। तो ये परास निकला। तो अधिकतम और न्यूनतम के अंतर को जो फाइंड आउट करता है बेसिकली उसको परास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी आसान था, केवल चीज़ों को जानना है, समझना है, और विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। प्लीज़, क्लियर है ना? बोलते रहिए, साथ साथ अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बात यस सर। एक और सवाल आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि एकांत प्रिय या असंवेदनशील और दूसरों के प्रति लापरवाह लोगों में निम्न में से क्या प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है? सवाल फिर से रिपीट करूंगा, सुनना है केवल आपको ध्यान से। एकांत प्रिय मतलब जो एकांत में रह रहा है, और असंवेदनशील या दूसरों के प्रति लापरवाह, ऐसे लोगों को अगर हम देखते हैं कि जो असंवेदनशील हो, जो दूसरों के प्रति लापरवाह हो, जो एकांत प्रिय शब्द या एकांत में रहना पसंद करता हो, तो हम उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? क्या उसे हठ धार्मिकता कहेंगे? क्या उसे हम अनुकूलता कहेंगे? क्या उसे हम चालबाजी कहेंगे? क्या हम उसे मन स्थापिता कहेंगे? ये 4 विकल्प है। प्लीज एक बार सर मन स्थिरता 4। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बच्चों का झुकाव है, और यदि आपने इस विकल्प का चुनाव किया है मैडम, तो आपने सही चुनाव किया गया, गलत नहीं है, आपका ऑप्शन सही है। मैं फिर भी आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बताने का प्रयास किया गया है, या ऐसी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है कि ये अक्सर सामाजिक दूरी बना के रहते हैं, जो मन पिता वाले रहते हैं। ठीक है, इसे मन स्ताप भी कहा जाता है। इसे अगर हम बात करते हैं तो हॉस्टिलिटी भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसे हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हॉस्टिलिटी के नाम से भी संबोधित करते हैं इसको। मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महत्व ही नहीं देता। दूसरे की भावनाओं का महत्व अगर आप नहीं दे रहे हो, या संबंधों में तनाव दर्शा रहे हो, तो उसे मनस्ताप कहा जाता है। ये प्रक्रिया बेसिकली दर्शाई जाती है। असामाजिक प्रवृत्तियां बेसिकली अधिक रहता है यहाँ पे।
अक्सर सामाजिक दूरी बना के रखता है, भावनात्मक चीज़ों को लेकर ठंडापन या इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, जो लक्षण है, वो बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी तो देखो अगर हठ धर्मिता की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अलग शब्द है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपने ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका करेक्ट जवाब होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। संस्कृति का प्रेषक, जरा बताएंगे संस्कृति का प्रेषक कौन है? प्लीज अपनी राय व्यक्त करें। ऑप्शन सामाजिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही होगा? सेकंड सामाजिक होता है। ओके, देखिए संस्कृति का प्रेषक यानी संस्कृति का प्रेषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति के मूल्य, परंपरा, व्यवहार, आस्था, भाषा, ज्ञान, कला, रीति रिवाज इत्यादि पहुंचाए और सिखाए जाते हैं। यदि आपने सामाजिक बताया है तो करेक्ट जवाब दिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प जो होगा वो सेकंड वाला ही करेक्ट होगा। संस्कृति प्रेषण के मुख्य माध्यम है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ परिवार, परिवार सबसे पहला और मुख्य माध्यम माना जाता है। ठीक है, और शिक्षा हो गया, समुदाय, धर्म, मीडिया, भाषा, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृति के प्रेषण माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे होता है संस्कृति का प्रेषण? बेसिकली अनुकरण के द्वारा से होता है, कॉपी करके, सामाजिकरण से होता है, अनुभव साझा करके भी चीज़ें होती हैं, आचार व्यवहार और नियमों का पालन भी होता है इसी के अंतर्गत। तो सही विकल्प है कि संस्कृति का प्रेषण सामाजिक होता है ना। सामाजिकरण के संदर्भ में सामाजिक होने का मतलब ही यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो परंपरा है, जो व्यवहार है, जो आस्था है, जो भाषा है, जो ज्ञान है, जो कला है, जो रीति रिवाज है इत्यादि, वो सारी के सारी चीज़ें पहुंचाए जाते हैं। सही जवाब सेकंड ऑप्शन होगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, समकक्षी समूह के सदस्यगण, ठीक है, निम्न में से क्या साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, सही विकल्प क्या होना चाहिए, बताना चाहेंगे आप? एक समान मूल्य। एक सामान्य मूल्य। सर एक समान परिस्थितियां। वेरी गुड, यानी यहाँ पे दो विकल्पों की तरफ चीजें गई हैं। एक समान मूल्य की बजाय अगर आपने एक समान परिस्थितियां दर्शाया है तो आपका करेक्ट जवाब है। इस प्रश्न का विकल्प जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अच्छा कैसे होगा ये भी चीज़ आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। समकक्षी का मतलब होता है, आप सबको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं पीयर ग्रुप। क्या बोलते हैं? पीयर ग्रुप बोलते हैं। पीयर ग्रुप के सदस्य सामान्यतः बेसिकली एक समान परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट जवाब होगा। देखिए पीयर ग्रुप के सदस्य सामान्यतः कहीं जगह पर अगर हम बात करते हैं चीज़ें बन सकती हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर मूल्य समकक्षी, अगर अब मैं आपसे कहता हूँ यही प्रश्न कूट के रूप में आ जाए, कूट आप समझ रहे होंगे है ना, कूट के परिपेक्ष में आ जाए तो देखो यहाँ आपके लिए मूल्य भी सही रहेगा और परिस्थितियाँ भी सही रहेगी, लेकिन सही सबसे बेहतर विकल्प एक समान परिस्थितियाँ, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा एक समान मूल्य के बजाय। जैसे लगभग एक ही वर्ग के लोग हों, समान परिस्थिति हो, समान रुचि हो, समान व्यवहार हो, समान सामाजिक स्थिति हो, वो दर्शाती है समकक्षीय समूह को। ठीक है, समकक्षीय समूह के सदस्यगण साझा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समान परिस्थितियाँ, मतलब सिचुएशन के आधार पे चीज़ें होती हैं, परिस्थिति के अनुसार काम होता है। तो सही विकल्प प्राथमिकता के आधार पे सेकंड होगा। यदि कूट मिलेगा तो 2 और 4 आप लोग लगाइएगा, बाकी दूर दूर तक एक समान पृष्ठभूमि हो गया, एक समान अध्ययन वृत्त एवं पुस्तकें हो गई, ये दूर दूर तक चीज़ें नहीं रिलेट कराती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
निम्न में से कौन सामुदायिक अभिगम एमजी रॉस को या एमजी रॉस ने नहीं दिया है? मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के संदर्भ में अगर बात कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि शायद आपको पता भी होगा, है कि नहीं? चला बताएंगे जवाब, इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? प्लीज़ अगर पता है तो अपने विचार एक बार जरूर व्यक्त करें क्वेश्चन नंबर 8 में। सर सामाजिक नियोजन अधिगम होगा ना सर, कंफर्म ओके, करने। क्वेश्चन नंबर 8 सर में प्रक्रिया अभिगम। ओके, प्रक्रिया अभिगम की तरफ भी जा रहे हैं आप लोग। चलो मैं बताता हूँ। देखो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि मैं आपको, ये तो पहली बात कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसके बारे में बता भी चुका हूँ, ठीक है। चाहे वो मुर्रेजी रोज का नाम आए, चाहे एच वाई सिद्दीकी का नाम आए, चाहे एमजी रोज का नाम आए, सामुदायिक अभिगम के बेसिकली 3 अभिगम हैं। एक आता है स्पेसिफिक, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट, और एक होता है सामान्य, जिसको हम लोग कहते हैं जेनरिक, और एक होता है प्रक्रिया, जिसे हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन सामाजिक नियोजन का जो अभिगम है, ये परिस्थिति के बारे में यहाँ ये शब्द नहीं आता है, इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये सवाल आईएमपी के रूप में ध्यान रखिएगा। एक बार जरा ध्यान रखिए, शोर कर रहा है, मैं वो ध्यान रखना है। और सही विकल्प के रूप में अगर हम बात करते हैं तो विकल्प आपका यहाँ पे जाएगा डी वाला, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए एक बार कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या जवाब देना उचित समझेंगे? प्लीज़, निम्न में 4 विकल्प हैं, इनमें कौन सा सही नहीं चुनाव किया गया है, यह आप एक बार मुझे बता दें। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 में? सर MS गोरे बिल्कुल सामाजिक जवाब, व्यक्ति कार्य। हाँ, MS गोरे सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये बात आपने सही बताया। MS गोरे का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। MG रॉस का नाम समुदाय से है, PD कुलकर्णी का नाम सामाजिक नीति से है, HB ट्रेकर का नाम ग्रुप वर्क से है। देखो ये तो सवाल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीनों के तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि याद रख लीजिएगा। लेकिन MS गोरे का नाम जानते हो कहाँ पर आता है? MS गोरे का नाम बेसिकली सामाजिक नीति से आता है। किससे आता है? सामाजिक नीति से आता है और सामाजिक योजना से आता है। सामाजिक योजना से नाम इनका आता है, ठीक है। ये सीधे व्यक्तिगत समाज कार्य से ये जुड़े हुए नहीं है। MS गोरे और एक भारतीय समाजशास्त्री और समाजकारी विशेषज्ञ थे और इनका योगदान बेसिकली सामाजिक विकास पर, गरीबी उन्मूलन को लेकर, दलित और पिछड़े वर्गों के कल्याण को लेकर था। लेकिन केसवर्ग के संदर्भ में अगर किसी का नाम जुड़ा हुआ है तो वो नाम जुड़ा हुआ है मैरी रिचमंड का नाम, यह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल ये है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में कार्यात्मक अभिगम के जनक कौन है? देखो जेसी टेफ्ट। अब ध्यान देने वाली बात है, सर इसमें दोनों नाम रहता, वो कंफ्यूजन हो जाती है, ऑटो हाँ, रैंक और जेसी जहाँ- टेफ्ट का। देखो मैं बताता हूँ, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी व्यक्तिगत समाज कार्य में कार्यात्मक अभिगम का नाम आए तो आप लोग नाम लगाइए ऑटो रैंक का। विकल्प आपका सेकंड करेक्ट जवाब होगा। लेकिन देखो जस्टिस ड्राफ्ट बेसिकली व्यक्तिगत समाज कार्य की जो कार्यात्मक या जो फंक्शनल अप्रोच है उसके विकास पर बल दिया है, यानी डेवलपमेंट पर बल दिया है। जनक नहीं है, ये डेवलपमेंट पर बल दिया है जस्टिस ड्राफ्ट ने, ठीक है। ये व्यक्तिगत या समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने वाला जो अभिगम है उस पर बात करते हैं और ये समस्याओं के कार्यात्मक पहलू पर केंद्रित था, ना कि केवल मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण पर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा नाम देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टालकाट पार्सन्स के बारे में, तो टालकाट पार्सन्स बहुत ही फेमस पर्सन है, समाजशास्त्री हैं, है कि नहीं। समाजशास्त्र में संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण के अग्रदूत या उनको जनक कहा गया है कि नहीं।
इन्होंने बेसिकली संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखा है समाज को, सोशल सिस्टम के रूप में देखा है। इन्होंने भूमिकाएं और नियम बताए हैं। इन्होंने सामाजिक व्यक्ति कार्य के अंतर्गत बेसिकली व्यक्ति और समाज के बीच में ना अंतःक्रिया पर बल दिया है। अंतःक्रिया का मतलब होता है परस्पर पर बल दिया है। और यहाँ तक कि टालकाट पार्सन्स का एक नाम है AGIL, पता होगा। ए से एडॉप्टेशंस, जी से गोल, गोल, से इंटीग्रेशन, एल से लेटेंसी लेटेंसी, या लेटेंसी। पैटर्न या पैटर्न। ठीक है, तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे कि आप ध्यान रखें ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 को लेकर। सवाल 11 में क्या कहा गया कि निम्न में से कौन सा या सामाजिक कार्य या सामाजिक समूह कार्य के मॉडल सामाजिक लक्ष्य, उपचारी और अननोन से सबसे अधिक संबंधित हैं? ये सवाल है। और वो कौन विद्वान है जो तीनों में ये बेसिकली रिप्रेजेंट आता है? एक सामाजिक लक्ष्य का मॉडल है, एक उपचार का मॉडल है, एक अननोन का मॉडल है। तीन प्रकार, इसको परस्पर भी कहा जाता है, अननोन को परस्पर मॉडल भी कहा गया है, परस्पर मॉडल भी बोला गया है। ठीक है, परस्पर या सामूहिक अनुभव का मॉडल भी कह सकते हो। पापेल एंड रोथमैन का नाम किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 विकल्प सी, पापेल एंड रोथमैन। मेरी क्लासेस अगर आपने देखा है तो मैंने इसके बारे में पढ़ाया है आप लोगों को। लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करते हैं तो सामाजिक लक्ष्य के मॉडल के अंतर्गत यहाँ तो सभी लोगों के बारे में एक दृष्टिकोण रखा गया है, एक दृष्टिकोण बताया गया है। सामाजिक लक्ष्यों में अगर हम बात करते हैं तो गेशल कोनप्का का नाम पर्टिकुलर में आ सकता है। उपचारी मॉडल में टोसलैंड और रिसाव का नाम आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अननोन वाले में आपका पापेल एंड रोथमैन का नाम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो ग्लेसर एंड मयासा नाम लिखा हुआ है, बयादा, ये विकल्प बेसिकली दूर दूर तक नहीं मैच करेगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इन तीनों का मिश्रण पार्ट में अगर किसी ने दिया है तो वो है पापेल एंड रोथमैन सन 1960 में, 1960 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब सामाजिक लक्ष्य में क्या होगा? सामाजिक चेतना, सहभागिता, सामूहिक जिम्मेदारी वगैरह के बारे में बात करता है कोनोप का। वही बात पापेल एंड रोथमैन ने बताया। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु समूह का उपयोग कर लेना चाहिए, ये बात किसने बताया? उपचार मॉडल में टोसलैंड एंड रिवास ने बोला। और समूह अनुभव और परस्पर संवाद के माध्यम से सीखता है, ये बात पापेल एंड रोथमैन ने बोला। और तीनों बातें मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो विकल्प नंबर जो 3 है, ये तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। एक एक बातें आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। व्यवहार सुधार निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ये है प्रश्न, प्लीज आप इसका जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के मुख्य रूप से व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम सिद्धांतों का मतलब। ओके, हाँ सर, व्यवहार 4 परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 विकल्प डी यानी 4 ऑप्शन सही जवाब। विकल्प आपका 4 सही है। देखो, व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग करता है और ये सटीक और व्यापक रूप से सही परिभाषित करता है, इसलिए आप सभी लोगों को चुनना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व तो डैश का होता है? ये क्वेश्चन नंबर 13, विकल्प आपके सामने है। प्लीज जवाब जानना चाहूंगा मैं कि क्या बताना उचित समझेंगे आप। बताएं। समूह के सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग कह रहे हैं समूह के सदस्यों का। देखिए, यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं, पहले तो एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व डैश का होता है। अब एक तरफ हमारे सामने देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए की समूह का सदस्य, दूसरा सदस्य एजेंसी कार्यकर्ता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने कहा भाई ये ग्रुप वर्क है ये। ठीक है, ये ग्रुप वर्क है आपके सामने, और ग्रुप वर्क के कुछ अंग होते हैं। जैसे एक तो समूह हो जाएगा, समूह को ही सदस्य कहा गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और दूसरा आपको अगर हम बात करें तो एजेंसी कही गई है, एजेंसी का मतलब संस्था। तीसरा अगर हम बात करते हैं कार्यकर्ता कहा गया है, कार्यकर्ता। समझने योग्य बातें हैं ये हम सभी लोगों के लिए
कि अगर आपने कोई कार्यक्रम बनाया है, वो भी ग्रुप में, कि आपको जागरूक करना है कोविड-19 के बारे में, तो आप ये सोचिए एक बार, समूह के सदस्यों का रोल तो होगा, एजेंसी का क्या रोल नहीं होगा वहां पे? क्या कार्यकर्ता का रोल नहीं होगा वहां पे? नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां अगर हम बात करेंगे, सदस्यों के साथ साथ एजेंसी का नाम और वर्कर्स का नाम इन्वॉल्व रहेगा। अतः आप सभी लोगों को विकल्प जो डी दिया गया है, इस विकल्प का चुनाव करें, ना कि ऑप्शन नंबर 1 को। ठीक है, तो देखो यहां अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन थर्ड भी सही है, और ऑप्शन 4 तो सही ऑलरेडी है, क्योंकि तीनों का मिश्रण है विकल्प डी में। और अंगों से सवाल पूछा गया, उत्तरदायित्व तीनों का होता है भाई। क्या आप एजेंसी को छोड़ दोगे? क्या आप कार्यकर्ता को छोड़ दोगे? नहीं ना। इसलिए विकल्प डी का चयन करें, यानी ऑप्शन नंबर 4 का चयन करें। सदस्य अपनी आवश्यकता, रुचि, प्राथमिकताएं प्रस्तुत करता है। कार्यकर्ता मार्गदर्शन, संरचना, व्यवसायिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। एजेंसी संस्थान, उद्देश्य, नीति के अनुसार कार्यक्रम को स्वीकारती है कि नहीं? ये सिंपल बात है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, विकल्प आपका 4 करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सवाल समझ में आ रहा है? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे जरूर आप लोग। क्या क्वेश्चंस स्पष्टीकरण हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? अगर नहीं हो पा रहे हैं ओके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, फिर मैं आपके सामने एक और सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से कौन धारणीय लक्ष्यों के प्रमुख बिंदु हैं? ये है सवाल। सर 4 जनता, न्याय, संपन्नता, शांति और साझेदारी। देखो, बहुत बढ़िया, यहाँ आपने विकल्प नंबर 4 का चयन किया है, और मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर 14 का विकल्प 4 का चयन किया है तो आपने सही किया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जिसके अंतर्गत दर्शाए गए हैं कुल 17 गोल्स, परंतु इसी के संदर्भ में कहा गया कि पीपल्स यानी जनता, आप कहेंगे गरीबी और भुखमरी का समाप्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करना है जनता के परिप्रेक्ष्य में। प्लानेट की बात करेंगे तो ग्रह होता है। ग्रह में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 में, एक पर्यावरण संरक्षण को लेकर, एक पढ़ा होगा प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग को लेकर, वो प्लानेट के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं संपन्नता के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा आर्थिक विकास को लेकर और जीवन स्तर में सुधार को लेकर। आपने पढ़े होंगे शांति के दृष्टिकोण में, तो हिंसा और असमानता को समाप्त कर देना है, ये गोल बनाया गया था शांति के दृष्टिकोण में। पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, लास्ट वाला गोल, जहां वैश्विक उपयोग और सहयोगात्मक प्रयास पर बल देने के दृष्टिकोण में। अतः ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपसे क्या कहता है, जानना जरूरी है हम सभी लोगों के लिए कि यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं कि एक व्यापक अवधारणा जिसमें मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन निहित है और जिन्हें किसी समाज को रूपांतरित करने के लिए संकलित कार्यों के एक भाग के रूप में प्रवर्तित किया जाता है, डैश कहलाता है। जवाब बताएं प्लीज, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही विकल्प? सर सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, तो सामाजिक विकास, सामाजिक क्रिया। देखो यहाँ पे कई बच्चों की सामाजिक विकास। बेसिकली अलग अलग आए हैं, परंतु आपने शायद प्रश्नों को समझ नहीं पाए। अब आप समझेंगे तो अच्छे से चीज़ें को आ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ एक बच्चे ने जवाब दिया है सोशल डेवलपमेंट का नाम, यानी सामाजिक विकास का नाम, और ये करेक्ट जवाब है। देखो सवाल क्या कहा है, सवाल कहा है कि यह एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा अवधारणा है। अब इस अवधारणा में सामाजिक परिवर्तन को शामिल किया गया है, या उसके संरचनात्मक प्रक्रिया के परिवर्तन, मतलब स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है। आप ऐसा कह लीजिए, स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है। तो जिन्हें किसी समाज को रूपांतरित करने के लिए, रूपांतरित का मतलब हस्तांतरित हो रहा है, जहां कार्य का एक भाग के रूप में प्रवर्तित क्रियाएं दर्शाई जा रही हैं। तो वो ये मत समझिए कि ये बेसिकली पार्ट सामाजिक परिवर्तन का होगा या सामाजिक क्रिया का होगा। नियम, रूल रेगुलेशंस, अधिनियम, कानून वगैरह अगर बदलते तो आप नाम कहते कि सामाजिक क्रिया है, बात सही थी।
ठीक है। लेकिन अगर सवाल में कहता कि प्राकृतिक और अनियोजित परिवर्तन को शामिल करता, क्या शामिल करता, प्राकृतिक और अनियोजित परिवर्तन को शामिल करता प्रश्न में, तब आप सामाजिक परिवर्तन लगाते तो बेहतर माना जाता है। अगर स्थानीय स्तर पर विकास की बात होती इस प्रश्न में उनके कार्यों पर बल दिया जाता तो आप लगाते सामुदायिक विकास। ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बात नहीं हुई, किसी विशेष कार्य के लिए बात नहीं हुई, किसी आंदोलन की बात नहीं हुई, किसी नियम कानून के बदलाव को लेकर बात नहीं हुई, तो इसलिए आप सामाजिक क्रिया को भी नहीं लगा सकते हो। सामाजिक विकास में न संरचनात्मक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में सुधार करना शामिल किया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प होगा सेकंड ऑप्शन, सामाजिक विकास। ठीक है, इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 16 देखेंगे तो एक तरफ आपको फार्मूले दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आप फार्मूले से भलीभांति तरीके से परिचित होंगे और जानते भी होंगे। प्रश्न कहता है कि आपके सामने सूत्र है कि बालिका शिशु जन्म संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए कुल जननांता दर को, और उसमें भाग दे दीजिएगा कुल जन्म संख्या वाले से। इसका प्रयोग डैश परिकलित करने के लिए किया जाता है। ये फार्मूला किसका है? सकल सकल प्रजनन दर। सकल प्रजनन दर। अब सुनिएगा, यहाँ पे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कहा जाता है GRR को, और आपने सही जवाब दिया। मैं एक एक लाइन में मैं बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन है तो चाहो तो नोट भी कर लेना। देखिए, प्रत्येक महिला के द्वारा जन्मे कन्या बच्चों की औसत संख्या बिना मृत्यु दर को ध्यान में रखे फाइंड आउट किया जाता है GRR, जहां बेसिकली ये संख्या दर्शाई गई है बालिका यानी कन्या शिशु जन्म संख्या इनटू कुल जन्मांतर और अपॉन में कुल जन्म संख्या। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। परंतु एक सवाल और है कि सामान्य जननांता दर क्या होता है, जिसे हम लोग GFR कहते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। मतलब वर्ष में प्रति 1000, कितना? वर्ष में प्रति 1000 सशक्त प्रजनन आयु, जहां बेसिकली फाइंड आउट होगा 15 से 49 वर्ष वाली महिलाओं के जन्मों की संख्या। 15 से 49 वर्ष की जो महिला होंगी, फीमेल, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ फीमेल, तो अब आप फाइंड आउट करेंगे सामान्य जननांता दर। एक होता है विशिष्ट जननांता दर, यानी स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, यानी किसी विशेष आयु समूह की जो महिला होंगी उन महिलाओं के जन्मों की संख्या प्रति 1000 पर होगी, और उस आधार पे आपको ये फाइंड आउट किया जाएगा। एक होता है स्थूल जन्म दर, जिसे बेसिकली CBR कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है इसे। किसी वर्ष में प्रति 1000 कुल जनसंख्या में जन्मों की जो संख्या होगी वो बेसिकली चीज़ें फाइंड आउट होंगी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या होता है, जैसे मैं आपसे बताता हूँ यहाँ पे CBR का फार्मूला। CBR का फार्मूला होगा कुल जन्मों की संख्या, कुल जन्मों की संख्या अपॉन में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या इनटू कर दीजिएगा 1000 से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे सामान्य, जैसे सामान्य था आपका ये पहला वाला, अगर आप, ये तो फोर्थ ऑप्शन था, ये अगर हम बात करते हैं पहले वाले को लेकर, पहले वाला का अगर फार्मूला निकालना है आपको तो इसे बोलेंगे GFR, यानी जनरल फर्टिलिटी रेट इसको बोलेंगे, और यहाँ पे फार्मूला निकालना है तो कुल जन्मों की संख्या, जन्मों की संख्या हो जाएगा ऊपर, और अपॉन में कर दीजिएगा 15 से 49 वर्ष की जो फीमेल महिलाएं होंगी उनकी कुल संख्या बताई गई है, और इनटू कर दीजिएगा 1000 से। अगर हम बात करते हैं जो है विशिष्ट को लेकर, तीसरे वाले ऑप्शन को लेकर, तो तीसरा वाला जो विकल्प आ रहा है आपका विशिष्ट जननांता दर आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी भी बोला जाता है, या SFR भी कहा जाता है इसे,
SFR भी बोला जाता है। और इसका होगा किसी विशेष आयु, यहाँ पे लिख दीजिएगा, किसी विशेष आयु को लेकर फाइंड आउट होगा। आयु जन्मों की संख्या दर्शाएगी और अपॉन में कर दीजिएगा उसी आयु समूह की महिला की संख्या, उसी आयु समूह की महिला की संख्या, आयु समूह की महिला की संख्या मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिएगा, आपके सामने फाइंड आउट हो जाएगा ये। ठीक है सर सेकंड वाले बार और समझा दीजिए। कुल जन्मों की संख्या अपॉन करके बोल देते हैं। कुल जन्मों की संख्या, ठीक है, कुल जन्मों की संख्या अपॉन में कर दीजिएगा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की, जैसे 15 से 49 साल के बीच की जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं की संख्या से भाग दे दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पर GFR जनरल फर्टिलिटी रेट, है ना, वो आपका निकल के फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड वाला नहीं है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट का है। ठीक है मैडम, जी सर। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग, और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है और कहा गया है कि निम्न में से कौन एक अच्छे नेता की विशेषता पाई जाती है। देखो अब आप लोग नेता बन रहे हो, ठीक है, अब बताइए अधिनायकवादी दृष्टिकोण। सबसे बढ़िया कौन सी आपके अंदर कौन सर अधिनायकवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 17 में पहला कह रहे हो अधिनायकवादी दृष्टिकोण आप बोल रहे हो। ओके, क्या उत्तरदायित्व का बंटवारा नहीं होगा? अच्छा चलो ठीक है, तो निगेटिव पॉइंट आ गया। सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाओगे, ठीक है, निगेटिव पॉइंट। सर तीनों पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव। सर उसमें विशेषता नहीं है कुछ। एक मिनट, प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि भाई एक अच्छे नेता की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी उसका फीचर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अधिनायकवादी का मतलब जानते हो क्या होता है? मैं इसके मीनिंग समझाता हूँ, आप समझ जाओगे अच्छे से। खराब नेतृत्व, क्या बोल सकते हो आप इसे? खराब नेतृत्व, या इसके दूसरे शब्द में बोलो यूजीसी नेट वाले लैंग्वेज में तो तानाशाही शैली। क्या तानाशाही शैली होनी चाहिए? नहीं सर, नहीं। तो ये विशेषता नहीं है। उत्तरदायित्व का बंटवारा, जैसे अलग अलग रिस्पॉन्सिबल चीज़ें अगर हो उस परिप्रेक्ष्य में तो उनका बंटवारा होना चाहिए, बात सही है। सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संबंध, देखो व्यक्तिगत संबंध दो तरीके की चीज़ें होती है, अंतरण प्रतिअंतरण ना हो। यहाँ ऐसे में आप अगर बहुत बच्चे सोचेंगे यार ये तो हो सकता था, लेकिन अंतरण प्रतिअंतरण ना हो तो बहुत बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध तो पॉजिटिव पार्ट तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध बेसिकली एक नेता के लिए तो बेहतर नहीं माना जाता है ना। मे बी पॉसिबिलिटी के आधार पे चीज़ों को लगा सकते हो, लेकिन ये दूसरे दृष्टिकोण में लिया गया है, ठीक, अंतरण प्रतिअंतरण के दृष्टिकोण में नहीं लिया गया है। समूह आयामों की समझ होनी चाहिए, मतलब समूह कार्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल की गई हैं, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो विकल्प केवल और केवल नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला अधिनायकवादी दृष्टिकोण, इसका मतलब है तानाशाही वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। सही बात है, ये अच्छे नेता की विशेषता ऐसी दर्शाई जाती है। आशा करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से किस अधिनियम का नाम गलत लिखा हुआ भाई साहब? ये देखो अच्छा सवाल है, अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 सर 2 और 3 दो कर्मचारी सर परिवार 1, 2, भविष्य 3 सर चौथा क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है 4th ऑप्शन सर गलत लिखा गया है। हाँ, कौन सा ऑप्शन? मतलब बाल श्रम निषेध अधिनियम। बाल श्रम निषेध अधिनियम है। ओके पहला दूसरा है क्या? ओके, तो बाल श्रम संरक्षण अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे हम लोग, है कि नहीं? ये देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये बाल श्रम संरक्षण अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बाल श्रम नियंत्रण और संरक्षण अगर लिखा होता तो सही होता। क्या लिखा होता? नियंत्रण और संरक्षण अधिनियम, तो ये सही होता, सन 1986 का वर्ष बन जाता। और 14 साल की उम्र के बच्चों को काम खतरनाक नहीं करना, ये बात इस अधिनियम में बताया जाता है। पता है आपको एक संशोधन हुआ था 2016 में, पता होना चाहिए यार ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या परिवर्तन होना चाहिए था? नियंत्रण लिखना चाहिए था इसको, बाल श्रम नियंत्रण संरक्षण अधिनियम, ये वाला पार्ट आपका सही माना जाता। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक बार स्पष्ट करेंगे तो मैं दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। यस सर। जी सर। दूसरे पार्ट में अगर बात करते हैं तो कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम है।
है ना। ये पॉइंट भी बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम नाम गलत है, इसका नाम होना चाहिए था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, है ना, यही होता है 1952 का। जी 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 सर। सर। ये परिवार गलत लिख देने की वजह से यहाँ थोड़ा सा मिश्रण का पार्ट आ जाता है, तो इसलिए इसका वर्ष याद रखिएगा 1952 का। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अच्छा, आपने पीएफ वगैरह का नाम सुना होगा, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एक एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम होती है ना। ये सारी चीज़ें जो बच्चे बेसिकली काम कर रहे होंगे किसी कंपनी या फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ बेसिकली पीएफ उनका कटते हैं, तो जो एम्प्लॉयर होता है उसके भी कुछ परसेंट कटते हैं और एम्प्लॉय के भी कुछ परसेंट कटते हैं उसकी सैलरी का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरा कहता है कि बधुआ मजदूरी पुनर्वास अधिनियम, ये भी शब्द गलत है। वास्तविक नाम तो बधुआ मजदूर रोकथाम पुनर्वास है। क्या है? रोकथाम पुनर्वास है ये पुनर्वास। और ये आपको मालूम होना चाहिए सन 1976 में आया था, है कि नहीं। बधुआ मजदूरी को समाप्त करना था, बधुआ मजदूरी को मुक्त कराना था, पुनर्वास प्रदान करना था। पूरे भारत में ये बेसिकली लागू है और 1976 सही विकल्प का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों के तीनों गलत है। लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का नाम तो सुना होगा, ये इसमें कोई गलती नहीं की गई है। प्रश्न में पूछा गया कि क्या गलत है, तो चौथा में तो गलत ही नहीं है, यानी इसको सही मान लीजिए। बाकी पहले दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा, ये आया था सन 1948 का, है ना, जी सर, 1948। 1948 का। तो वर्ष भी मैंने आपको बता दिया, इसको करेक्ट करके भी बता दिया। सही ऑप्शन के रूप में अगर आपको लेना होगा तो विकल्प नंबर 4 को ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, सोचने पर मजबूर करता, लेकिन आपको अगर तथ्य वगैरह पता है, फैक्ट वगैरह मालूम है, तो आप अच्छे से उन सवालों को कर भी सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 19 नंबर का सवाल। आप 19 नंबर के सवाल से भलीभांति तरीके से रूबरू भी होंगे और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आगामी परीक्षा जो होने वाली है आप लोगों को कुछ इसी तरीके के सवाल मिलेंगे। आपके सामने कूट भी रहेंगे, आपको फाइंड आउट करने भी पड़ेंगे और सही तरीके से विकल्पों का चयन भी करना होगा और पढ़ना भी पड़ेगा। तो पढ़िए एक बार विकल्प। देखिए, कहता है कि महिला के विरुद्ध हिंसा के मामले में निम्न में से कौन सा सही है। हमें फाइंड आउट करना है सही सही बातों को, है ना। सही सही जितनी भी बातें लिखी गई हैं उनको हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो चलिए सर चारों सही है। सर 2, 3 और 4। एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। सर 2, 3, हाँ, सर 1, 2, 3 और 4 सही है सर। चारों सही हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। चलो, मैं आप लोगों की बात सुन लिया हूँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। सवाल में क्या कहा गया कि तेजाबी हमलों से निपटने के लिए आईपीसी की कोई विशिष्ट धारा नहीं है। ठीक है, देखो आईपीसी की धारा अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा। एक धारा है 326 का ए, सुनिएगा, और एक धारा है 326 का बी। मैं बात कर रहा हूं आईपीसी की धारा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 326 का ए और 326 का बी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में तेजाबी हमलों के बारे में यह जिक्र किया गया है। कहता है कि तेजाबी हमले से निपटने के लिए कि आईपीसी में कोई विशेष धारा नहीं है। तेजाब से चोट पहुंचाना, किसी व्यक्ति पर तेजाबी या अन्य खतरनाक रसायन डालना या लगाने में गंभीर चोट पहुंचाना, ये चीज़ें डिफाइन की गई और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको 10 साल तक की कैद होगी। तो मेरे हिसाब से, या आप ही सोचिए, अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि 326 का ए 326 का बी की बात बताई गई कि तेजाबी हमले की कोशिश कर रहा है, अगर यदि कोई तेजाबी हमले की कोशिश करता है लेकिन चोट पूरी तरह से नहीं पहुँचाता है तो उसके लिए 5 साल की सज़ा है। ये 326 के बी में है। और 326 के ए में यदि कोई व्यक्ति तेजाब या अन्य खतरनाक रसायन डालता है और जो है या लगाने से गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसको 10 साल की कैद की जुर्माना है। ये दोनों बातें हैं। तो क्या आप ये कहना उचित समझेंगे कि आईपीसी की धारा में ये चीज़ें दर्शाई गई हैं? यस या नो बोलिए पहले। देखिए भाई, है सर, नहीं है, पहला आप गलत है। गूगल कर लीजिए, जी सर जी। गूगल कर लीजिए। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से तो ये पार्ट बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है।
सही कौन सा है पूछा गया है, और इसने कहा धारा नहीं है। धारा तो है, तो इसको आप हटा दीजिए, पहले तो एलिमिनेट कर दीजिए। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग। दूसरी बात में कहा गया है कि पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या में एक स्त्री या लड़की के अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखो, आपने नाम सुना है ऑनर किलिंग के बारे में? प्लीज बताइएगा, कि नए नए शब्द बता रहा हूँ आज, मैं भी आज थोड़ा सा फ्री हूँ, आप लोग यस सर, सुना है ना। ऑनर किलिंग, सर। बिल्कुल। ये शब्द जो है सम्मान हत्या कहते हैं इसको, पारिवारिक प्रतिष्ठा की हत्या कहते हैं इसको। मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ऑनर किलिंग भी वो हत्या है जिसे परिवार या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के बहाने अंजाम दिया जाता है। जनरली महिलाओं और लड़कियों को उनके विवाह या व्यक्तिगत निर्णयों के खिलाफ जाने पर मार दिया जाता है, जैसे अनुचित विवाह, परिवार की इच्छा के विरुद्ध किसी ने शादी किया, प्रेम प्रसंग या प्रेम संबंध जो परिवार या समुदाय को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, शहरों में तो नहीं है भाई, गांव में जोर शोर से चल रहा है कि नहीं, आप जानते भी होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, नौकरी, दोस्ती, जीवन शैली, परिवार का विरोध। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका एक नाम है, उसका एक नाम है। अच्छा, भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो धारा आपने पढ़ा भी होगा 302 वाला, है कि नहीं, वो वाला आपने धारा पढ़ा होगा, और इसका एक नाम है। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक परिभाषा, एक शब्दों में अगर बोलेंगे तो आप बोलना सभी लोग ऑनर किलिंग शब्द। यूजीसी नेट में ऐसे शब्द पॉसिबल हैं, पूछे जा सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सवाल बनाए जाते हैं इस तरीके के प्रश्नों में। पॉइंट नंबर 3, ये वाला पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर 3, महिलाओं के सामान्यतः उनके परिचित ही प्रताड़ित और आक्रामित होते हैं। महिलाओं को सामान्यतः उनके परिचित ही प्रताड़ित और आक्रामित करते हैं। सही बात है। घरेलू हिंसा और परिचितों के द्वारा हिंसा की घटनाएं अधिक सामान्य मानी जाती हैं। और ये देखो, आप भली भांति तरीके से जानते हो, मैं तो भी समझता हूँ, आप भी समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छे तरीके से, कि परिचितों के ही द्वारा प्रताड़ित करते हैं। दूसरा तो भाई वो बेसिकली क्या मीठी मीठी बात करता है, अच्छे अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आपसे बेहतर बोलेगा। तो अच्छा, ये इक्का दुक्का होता है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसका रिलेशन का हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से ये सत्य बात है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, बाहर के लोग भी, लेकिन यहाँ शब्द है परिचित शब्द, तो परिचित चीज़ यहाँ पे शामिल होगी। आप अगर कभी जाना जेल वगैरह में, अगर वो करना फील्ड वर्क, या कभी कोर्ट वगैरह में फील्ड वर्क करोगे ना, तो आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, और ये सत्य बात है। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, आप अपने गांव में नज़र उठा के देख लीजिए, आपको कोई ना कोई एकाध दुक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ है कि ये भी पॉइंट महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दर्शाती है, और ये भी बात सत्य है। बात करता हूँ 4th वाले में, कि महिलाओं के अपहरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विवाह और यौन संबंध बनाना। महिलाओं के अपहरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देखिए कि विवाह और यौन संबंध, मतलब अधिकांश अपहरण मामले में अगर देखा जाए तो विवाह या यौन उत्पीड़न से संबंधित होते हैं, अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों को पता होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी पॉइंट सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्यों नहीं आप लोगों ने बोला है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होना चाहिए। क्यों? अगर कोई है ऐसा बच्चा जो डिफाइन करना चाहता हो, अपने विचारों को प्रकट करना चाहता हो, तो कर सकता है। विकल्प क्या ये सही होना चाहिए, यस या नो? बोलो। यस सर। जी सर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। जी सर। बिल्कुल, ये विकल्प सही है। कभी कभी देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूजीसी नेट के द्वारा एकाध दो प्रश्न गलत आते हैं। अगर किसी किताब में ऑप्शन नंबर, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो बहुत बच्चे इसलिए लगा रहे होंगे क्योंकि उनके पास पुरानी किताब होगी, आंसर देख के लगा रहे होंगे। तो ज़रूरी ये नहीं कि उस प्रश्न में ये आंसर सही हो, बट अगर उसकी व्याख्या आप जानते हो, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आपको पता है, तभी उस प्रश्न को आप छेड़िए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें नहीं, हमारे द्वारा भी कुछ प्रश्न बेसिकली गलत हो जाते हैं, हमसे भी, लेकिन आप ही में से कुछ बच्चे होते हैं, जब प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा डिबेट करते हैं या बातचीत करते हैं, तो उस दौरान हमें भी वो चीज़ें याद आ जाती है। ठीक है, तो कोई अपने आप में, जैसे अब नेट का भी, यूजीसी नेट में एक एक्सपर्ट होते हैं, वो भी पेपर देते हैं, वो उनसे भी गलती हो जाती है। तो ये चीज़ें स्वाभाविक है ना, और ये चीज़ें बेसिकली स्वाभाविक चीज़ें मानी जाती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल देखिए, मैंने एरिक एरिक्सन की थ्योरीज के बारे में यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया होगा नहीं, पढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसने कहा कि मनोवैज्ञानिक विकास को लेकर चरणों को हमें सही क्रम में दर्शाना है।
है कि नहीं? देखो, कुल 8 इरिक्लेशन ने कुल कितनी अवस्था दी है? 8, है ना? बोलो यस या नो। जी सर। अब जी। एक है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? शिशु अवस्था को बोलते हैं विश्वास। विश्वास। विश्वास बहुत, विश्वास बनाम अविश्वास। हाँ, विश्वास बनाम वर्सेस अविश्वास, ये आपको पता है। चलो, ये तो आप 100% जानते हो। दूसरे की बात करता हूँ तो दूसरा आता है स्वायत्तता वर्सेस शर्म, यानी संदेह। तीसरा आता है पहल शक्ति, पहल शक्ति वर्सेस गलानी। क्या होता है? गलानी, ठीक है। और चौथा आता है उद्योग बनाम हीनता। अब पहले तो मैं उद्योग बनाम हीनता की बात करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उद्योग बनाम हीनता विद्यालय अवस्था का पाठ है, यानी ये बात सत्य है। और इसकी आयु 6 से लेकर 12 वर्ष है, ये भी बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास दिया नहीं गया है, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेश दिया गया है, संदेह। और ये पाठ दर्शाता है किसको? बताओ, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह दर्शाता है अर्ली चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। क्या दर्शाता है ये? बाल्यावस्था। इसलिए किशोरावस्था को गलत कर देंगे, गलत कर दे, यस या नो? बोलते रहिए। जी। हाँ। यस सर। अगर हम बात करते हैं उसके बाद पहल शक्ति बनाम गलानी, पहल शक्ति बनाम गलानी, तो पहल शक्ति बनाम गलानी का जो एज दर्शाई गई है वो दर्शाई गई है 3 से लेकर 5 वर्ष। 5 वर्ष। हाँ, ये है क्रीडावस्था। क्या है ये? क्रीडावस्था, ये बात भी सही है। और चौथा आता है अंतर। और आगे देखिए, अभी आगे देखिए, फिर उसके बाद पांचवा आता है। 4 तक यहाँ कंप्लीट है, आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पांचवा आता है हमारे सामने यहाँ पर पहचान बनाम भ्रम, भूमिका भ्रम। हाँ बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, भ्रम। और उसके बाद छठा आता है हमारे सामने अंतर्गता। क्या आता है? अंतर्गतता वर्सेस एकाकीपन, एकाकीपन, अलगाव। अलगाव भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। और सातवां आता है हमारे सामने उत्पादन बनाम वर्सेस ठहराव, यानी स्थिरता, यानी ठहराव। और आठवां आता है एहसास बनाम, एहसास मतलब होता निराशा। है, हाँ, एहसास का मतलब होता है आप संपूर्णता कह सकते हो, ठीक है, बनाम निराशा, ठीक है। ये देखो पार्ट है। अब देखो, ये जो अंतर्गतता बनाम हमने अभी बताया है, ये आता है युवा, जो है युवा वयस्कता अवस्था में आता है 18 से 40, 18 से 40। तो देखो, इसमें पूछा क्या गया है कि इन चरणों में सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर तो पहला लिखा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद चौथा लिखा हुआ है। तो सही विकल्प क्या? ऑप्शन नंबर आप 4 को लगाना उचित समझेंगे, यस या नो? यस सर। यस, बिल्कुल। तो सही जवाब 20 का विकल्प डी माना जाएगा, यानी 4 ऑप्शन माना जाएगा ये करेक्ट जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा इसको आप लोग ध्यान में रखें, है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से। 8 इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। तनाव की एक स्थिति है जो किसी व्यक्ति या समूह के अनुकूल क्षमता तक पहुंच जाती है या उसके पार चली जाती है, तो निम्न में से क्या कहलाती है? इसका सही विकल्प आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, जरा मुझे बताएं एक बार कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। सर संकट। संकट कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 में संकट की तरफ जा रहे हैं सभी लोग। और भी कोई ऐसा बालक है जो अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हो? सटीक रूप से, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया मैडम। सटीक रूप से तनाव की स्थिति है कि किसी व्यक्ति समूह के अनुकूल क्षमता तक पहुंच जाती है, उसके पार चली जाती है, तो उनको हम लोग नाम ही देंगे क्राइसिस का, संकट का, ठीक है। सकारात्मक तनाव जो विकास और सीखने में मदद करता है उसको हम लोग विरेचन कहते हैं, है कि नहीं भाई? ये तो पॉजिटिव शब्द है। बात करते हैं कि गंभीर तनाव को लेकर, तो गंभीर तनाव बेसिकली क्या है कि ये वो स्थिति है जो व्यक्ति के अनुकूल क्षमता को पार करती है, जहाँ पे तत्काल प्रतिक्रिया या समाधान की बात होती है, उसको हम लोग गंभीर तनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। चिरकालिक तनाव होता है, चिरकालिक को बेसिकली कहा जाता है दीर्घकालिक तनाव, जो धीरे धीरे प्रभाव डालता है ना, जो धीरे धीरे प्रभाव डालता है। बट इस प्रश्न का ऑप्शन क्राइसिस होगा, संकट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का विकल्प। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बोनस में बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस सवाल, बट यहाँ पर ध्यान रखिए यूजीसी नेट में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज जवाब बताएं सर। फ्रिट्ज पल्स। फ्रिट्ज पल्स बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सही जवाब।
व्यक्ति की वर्तमान अनुभव यानी हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ, परीक्षा में हियर एंड नाउ का शब्द भी यूज होता है भाई, हियर एंड नाउ ये शब्द भी यूज होता है, ये भी नाम प्रिंसिपल का ही है। अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता को बताता है। आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अनुभव और प्रतिक्रिया में पूर्णता का विश्लेषण करना, ये शब्द दर्शाए गए हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, CR रोजर्स का नाम बता दूं, पर्सन सेंट्रल्ड थेरेपी इसको बोला जाता है, या आप इसे क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी भी बोल सकते हो, नो डाउट। और साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणात्मक की बात करता हूँ तो सिगमंड फ्राइड का नाम आता है। BF स्किनर की बात करता हूँ तो बिहेवियर थेरेपी आती है, या कंडीशंस भी दर्शाया गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कंडीशन बोलता हूँ, OCT, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वही बात। तो यहाँ प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ तो हियर एंड नाउ की बात आती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट अब इस प्रश्न की जगह दूसरा प्रश्न आने वाला है 2025 में। फिलहाल इसका नाम देखिए, अपंग व्यक्ति यानी दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार रक्षा और पूर्णता भागीदारी अधिनियम भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस वर्ष 1 जनवरी को स्वीकृत किया गया था? ये आपको जवाब बताना है। 1995। ओके, 1996। 95। और भी कोई बच्चा? 1993। अरे इसकी जगह 2016 ने ले ली। इसकी जगह 2016 ले लिए। चलो, एक बात तो मुझे लगा कि आपने यहाँ पे सही बताया, ठीक है, लेकिन आप लोगों में से जो 2 बच्चों का जवाब मैंने सुना है, एक तो सुना है 1995 जो कि गलत जवाब, एक मैंने सुना 1993 जो कि ये भी गलत जवाब, ठीक है। अब सुनिए, मैं बताता हूँ। ये अधिनियम भारत में बेसिकली लाया गया सन 1995 में, ये इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु सवाल थोड़ा सा बदल दिया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किस वर्ष 1 जनवरी को स्वीकृति दी गई थी। मैं बता दूं, बाद में हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का और ये लास्ट की प्रक्रिया होती है, और मैं आपको बता दूं ये 1 जनवरी सन 1996 का है। और इसी PWD एक्ट के जगह जो अभी किसी बच्चे ने बताया है, RPWD एक्ट ने ले लिया, और आपने सही बताया, RPWD एक्ट 2016 ले लिया है, ठीक है। अब ये 2017 का पेपर है, आप देख रहे हो 2017 में सवाल बनाया गया पिछले से भी, तो 2025 में भी पिछला सवाल आ सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं का आरक्षण देता है, भेदभाव को रोकता है, अपंग व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करता है, समान अवसर की बात करता है, सहभागिता को सुनिश्चित करता है, इत्यादि ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इस प्रश्न के आधार पे ऑप्शन नंबर अगर हम चुनेंगे तो विकल्प हम 4 को चुनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 24 नंबर का सवाल। पहले मैं आपकी राय जानूंगा, उसके बाद मैं अपनी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। प्लीज जवाब बताएं, क्या ऑप्शन होना चाहिए, बताएं। सर तनाव। सर तनाव। तनाव। क्वेश्चन नंबर 24 में जवाब तनाव की तरफ आया है, और यदि आपने तनाव को चुना है सेकंड विकल्प को, तो आपने सही चुना है, गलत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ प्रश्नों का जवाब दिया करें क्योंकि इजी सवाल है। फिर से बताता हूँ सवाल को। कहता है धमकीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण घटना के प्रति प्रतिक्रिया निम्न में से क्या कहलाएगी? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी को भी अगर हम धमकीपूर्ण या चुनौतीपूर्ण घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स की बात करते हैं, या हमें उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, या आप उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हो, तो वो चीज़ें बेसिकली स्ट्रेस को दर्शाती है, यानी तनाव को दर्शाती है। ये मन की एक प्रकार से स्थिति है जो एक प्रकार का विकार दर्शाता है, एक प्रकार से विकार दर्शाता है, जहाँ परिस्थितियाँ असंतुलित कर देता है, असामंजस्य कर देता है। तनाव एक द्वंद्व का पार्ट बन जाता है जो मन और भावनाओं पर गहरी दरार पैदा कर देता है, और विकल्प आपका सही जवाब जाएगा तनाव। अवसाद एक शब्द है, डिप्रेशन कहते हैं हम लोग इसको। डिप्रेशन क्या होता है मैं बता दूं, मानसिक और भावनात्मक स्थिति है, आमतौर पर उदासी और निराशा का पार्ट है। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। बात करता हूँ अगर मैं भावनाओं को लेकर या भावना को लेकर, तो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, लेकिन विशेष रूप से खतरे और चुनौती तक सीमित नहीं है, ये व्यापक लेवल पर जा सकता है चीज़ें। अगर हम बात करते हैं नकारात्मक भाव को लेकर, तो ये निगेटिव एक इफेक्ट है, जहाँ उदासी, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं तनाव का हिस्सा एक प्रकार का हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन समग्रता के रूप में नहीं लोगे।
ठीक है, वो तनाव का पार्ट बन सकता है। बट चुनौतीपूर्ण घटना के प्रति कोई प्रतिक्रिया अगर है तो वो तनाव है, वो स्ट्रेस है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 के लिए नेट के बच्चे ध्यान दें इस प्रश्न पर। ठीक है, जरा एक बार जवाब बताएं, फिर मैं आपको इसका विकल्प का चीज चुनाव करूंगा, प्लीज। सर सोशियोग्राफ ग्राम। सर सोशियोग्राम समाज विधि का हिस्सा है। चलो अच्छा, सोशियोग्राम सेकंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 25 को लेकर, तो आप में से कई बच्चे सोशियोग्राम का चुनाव किए हैं। अगर इसका चुनाव आपने किया तो सही है, कोई दोहरा नहीं। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जो सोशियोग्राम है ये एक दृश्य उपकरण है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ही पूछा कि रुचियों और व्यक्तियों और उनकी पारस्परिक क्रिया के लिए संकेत चिन्हों के प्रयोग के द्वारा समूह सदस्यों के संगठन की सजीव प्रस्तुति है। बिल्कुल सही बात। और ये जानते हो किसने दिया है? जेकब मोरोनो ने दिया है। समूह की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को समझने पर विशेष बल दिया है। तो पारस्परिक क्रिया और संकेत चिन्हों का प्रयोग करता है रुचि के आधार पर, व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर, तो वो सोशियोग्राम। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं हिस्टोग्राम को लेकर, हिस्टोग्राम सांख्यिकीय डेटा का ग्राफ है। सोनोग्राम का नाम सुना होगा, ध्वनि अल्ट्रासाउंड का नाम सुना है? अरे भाई जानते होंगे अल्ट्रासाउंड। जी सर जी। हाँ जी सर। अल्ट्रासाउंड का जो चित्र है वो सोनोग्राम का पार्ट है। जो आइसोग्राम की बात करता हूं मैं, है ना, जब मैं बात करता हूं आइसोग्राम का, तो समतापी और समान मान वाले बिंदुओं का एक नक्शा एक पार्ट को दर्शाता है ना, एक पार्ट को दर्शाता है। अतः मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि सोशियोग्राम में ध्यान रखने वाली बात है रुचि समान, समान व्यक्ति, समान व्यवहार जैसे शब्दों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत बेहतर है। आयु समूह के आधार पर छात्रों की संख्या, मैं एक सवाल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, सुनिएगा। मैंने कहा कि आयु समूह के आधार पर छात्रों की संख्या निम्न में कौन सा डेटा प्रस्तुत होगा? तो आप कहिएगा आयु समूह के आधार पर छात्रों की संख्या सांख्यिकीय डेटा को एक बार के रूप में प्रस्तुत करोगे, तो जब बार बनाओगे तो वो हिस्टोग्राम का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये बात। और समूह में मित्रता का सहयोग और नेटवर्क को दिखाने की बात करोगे तो वो सोशियोग्राम का पार्ट बनेगा। लेकिन जब मैं कहूँगा ध्वनि या अल्ट्रासाउंड का ग्राफिकल रूप दिखाना, यानी अल्ट्रासाउंड इमेज को बताना, मैं कहूँगा ध्वनि तरंगों का चित्रण करना, तो आप सोनोग्राम का नाम बताओगे। जब मैं कहूँगा यह समान मान वाले बिंदुओं का नक्शा दिखाना, जहाँ तापमान या ऊंचाई का मानचित्र प्रस्तुत करोगे, तापमान का और ऊंचाई का, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोग्राम। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 प्रकल्पना से संबंधित है, टॉपिक हो चुका है बेहतर तरीके से। जवाब आप बताएंगे कि प्रकल्पना परीक्षण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं वो संभव होती हैं, उनका सही उत्तर आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी उसको पहचान करनी है। प्लीज जवाब बताएं। 26 सर सेकंड ऑप्शन। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, यहाँ एक बच्चे ने फर्स्ट विकल्प का चुनाव किया है। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पे लेकिन सर उसमें अस्वीकार करना लिखा है ना। चलो अभी हम पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं, चीज़ों को समझेंगे हम लोग पहले, है ना, पहले चीज़ों को समझेंगे। देखिए आपको मैंने कई बार बता रखा है, मैं एक बार साइड में आपको समझाऊंगा पहले इस सवाल को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करूंगा। देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे आ जाइए। आपने नाम सुना है हाइपोथेसिस के बारे में, है ना? अच्छा सवाल है, दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये। हाइपोथेसिस में त्रुटियां आपने पढ़ा होगा। अब त्रुटियां बेसिकली दो टाइप की होती हैं। आपने पढ़ा होगा टाइप 1 त्रुटि और आपने पढ़ा होगा टाइप 2 त्रुटि। देखो टाइप 1 एरर को हम लोग एक अल्फा का नाम भी देते हैं, एरर। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सत्य प्रकल्पना को अस्वीकारता है। ये जो सत्य चीजें हैं उनको क्या करता है, अस्वीकारता है, अस्वीकार करता है या अस्वीकृति करता है। ठीक है, सत्य प्रकल्पना को जब आप इसको अस्वीकार करोगे तो इसका मतलब H0 होगा, नल हाइपोथेसिस शून्य होगा। यानी नल हाइपोथेसिस शून्य सही होने के बावजूद भी उसे आप गलत मान रहे हो।
सत्य चीज़ों को देखो ना, मैं लिख तो रहा हूँ आपके सामने, स्क्रीन पर है। मैं कह रहा हूँ कि आप ये बात मान रहे हो कि सही होने के बावजूद भी आप उसे गलत कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि दूध पीने से बेसिकली क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। अब देखो, दूध पीने से भाई सिंपल सी बात है, अगर रिसर्च से और भी चीज़ों से आप पढ़ोगे, थेसिस वगैरह पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि शरीर स्वस्थ भी होता है। अच्छा, कुछ लोगों का बताइए मानक भी है कि बियर पीने से भी शरीर स्वस्थ होता है। सुना है कि नहीं, कहीं सुना है? मैं आपको ये देखो रिसर्च के आधार बता रहा हूँ, कहीं प्रैक्टिस वगैरह मत करना आप सभी लोग, ठीक है? मेरी बात केवल ध्यान सुनो बस। सुना है कि नहीं सुना है कभी? बताओ, यस या नो बताइएगा। यस जी सर, सर। सुना है। सुना है। लोग कहते हैं बियर पीने से भी क्या होता है, शरीर स्वस्थ होता है। अब दोनों प्रतिक्रिया में देखा जाए तो देखो, दूध पीने वाली प्रक्रिया में अगर आप इसको क्या कर लेते हैं, अस्वीकार कर लेते हैं, भाई मोटापा आ जाता है, मोटापा भी एक प्रकार की चीज़ें बन सकती है, या और भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी मे भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। या मैं एक सिंपल उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ कि दवा प्रभावहीन है पर परीक्षण में हम उसे प्रभावी मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जरूरी आपको मान लीजिए सर्दी जुकाम बुखार हुआ है ना, आपने देखा भी होगा, और सर्दी जुकाम की परिस्थिति में आप दवा लेकर आते हो, तो दवा क्या करता है, बेसिकली वो असर नहीं करती है, ठीक नहीं होता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आपके घर में भी खुशी के साथ हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हम दवा लेकर आए और दवा हमें फ़ायदा नहीं की, मतलब दवा प्रभावहीन हो गई, और ये परीक्षण में हमें उसे प्रभावी मान लेते हैं कि भाई दवा तो असर करेगी अगर दवा आप खाओगे तो। हम ये मान लेते हैं कि दवा अगर आप खाओगे तो ठीक हो जाओगे। इन केस ऐसा हुआ कि आपने दवा खाया और दवा आपको फ़ायदा नहीं की, तो वो टाइप 1 का एरर का पार्ट बन जाएगा। परंतु यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जहाँ तक उम्मीद है। परंतु अगर मैं टाइप बी की बात करता हूँ, बीटा एरर की बात करता हूँ, बेटा एरर की बात करता हूँ, देखो ये असत्य प्रकल्पना को स्वीकारता है। ये क्या करता है, असत्य जो प्रकल्पना है उसको क्या कर लेता है, ये स्वीकार कर लेता है। यानी H0 गलत होने के बावजूद भी उसे सही मान लिया जाता है। ये गलत तो होता है परंतु हम उसे क्या करते हैं, सही मान लेते हैं। मतलब अब यहाँ पे सुनिए, मैंने कहा कि दवा प्रभावी है पर परीक्षण में हम उसे प्रभावहीन मान लेते हैं। दवा क्या है, आपके लिए दवा बेनिफिट करेगी, दवा फायदा करेगी आपको, दवा लेकर आइए, लेकर आते हैं, है ना, और आपको वो दवा फायदा कर दी। परंतु कुछ परिस्थिति में ऐसा भी बनता है कि दवा प्रभावहीन हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कोविड-19 के दौरान, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते थे कि सर्दी जुकाम बुखार की निमोसलाइट की या कोई ऐसे एक एंटीबायोटिक की दवा खाओ तो सर्दी जुकाम बुखार आपका ठीक हो जाएगा। मतलब सर्दी जुकाम बुखार के लिए उन लोगों ने जो नॉर्मल दवा होती है वो कोविड-19 में यूज़ कर लिया। सुना था कहीं आपने ऐसा? मैंने तो भाई सुना है यस सर, सुना था। कि जी भाई सर। अगर सर्दी हाँ। जुकाम की बुखार की अगर दवा है तो आप उनको खिला दीजिए, कोविड-19 का जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा गया। मतलब देखो कि दवा प्रभावी है सर्दी जुकाम वाली, और परीक्षण में बेसिकली उसे माना गया कि भाई ये दवा बेसिकली ठीक नहीं है, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो उस प्रक्रिया में ये बात टाइप 2 एरर का पार्ट बनता है। मेरा एक सारांश है साधारण शब्दों में कि टाइप 1 सही बात को अस्वीकार लेता है, सही बात को वो गलत मानता है। सिंपल बात है, टाइप 1 में नोट करते रहो और एक लाइन में लिख लो कि सही बात को गलत मानता है, और ये मानता है टाइप 1 एरर, सही बात को। टाइप 2 मानो, टाइप 2 में कहा गया है कि झूठी बात या असत्य बात को ये क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। अगर कोई झूठी बात है तो उस झूठी बात को ये क्या करता है, सत्य मान लेता है, झूठी बात को सत्य मान लेता है। वो टाइप 2 एरर का पार्ट है, ठीक है। अब सवाल में आते हैं हम लोग। सवाल कहाँ भाई, ये रहा सवाल। टाइप 1 एरर कहता है कि सत्य होने पर स्वीकार नहीं किया गया। सुनना मेरी बात को, मैंने एक ही बात बोला है कि सत्य होने के बावजूद भी आप उसे अस्वीकार कर लेते हैं, समझना, ठीक है। फिर दूसरी बात कहता है किए जाने योग्य होने पर भी अमान्य प्रकल्पना को अस्वीकारते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए, आपके सामने जो स्क्रीन पर ये इतना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, आपको शायद ऊपर से चला गया होगा कि बात कुछ समझ में आई होगी, बात यहाँ तक शायद समझ में आई है आपको, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी कि
सत्य होने पर भी उसे आप क्या करते हैं, अस्वीकारते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं अंडरलाइन, जी सर। है ना। परंतु यहीं से इसके आगे चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट बन गई। डिफ़िकल्ट किस लिए बनी? क्योंकि आपने यहाँ पे नहीं किए गए या नहीं किए जाने योग्य होने पर यह एक अमान्य प्रकल्पना को अस्वीकारना होता है। बात ना सिमिलर है, सेम है, केवल मीनिंग का फ़र्क है। मैं समझाता हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, देखो इसने ये बोला, कहा कि जब सत्य प्रकल्पना गलत है, जब प्रकल्पना बेसिकली सत्य प्रकल्पना है, आपने सही प्रकल्पना लेकिन गलत मानकर उसको अस्वीकार कर लेते हो, तो सत्य होने और अस्वीकार नहीं किए जाने योग्य पर एक अमान्य प्रकल्पना हो जाती है, और जब अमान्य प्रकल्पना होगी तो जाहिर सी बात है भाई, उसे अस्वीकार ना होगा। ये बात देखो बढ़ाई गई है, इतना यहाँ नहीं डाल के ना ये बात जोड़ी गई है, परंतु पूरी लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। यह अमान्य प्रकल्पना लिखी हुई है, और अमान्य प्रकल्पना हो या अस्वीकार, यहाँ आप ओबली कर लो, मैं कहता हूँ ओबली कर लो बस। अब बात दोनों सिमिलर है, पक्का बता रहा हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सर इसीलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन नहीं चूज की कि ये जो 2 बार अस्वीकार दे दिया ना, इसी वजह से कंफ्यूज हो गई मैं। बस वही बात है भाई, होता है ना, 2 नाम होते हैं, एक व्यक्ति को चाहे उस नाम से संबोधित करो चाहे उस नाम से संबोधित करो, लेकिन यूजीसी नेट कहता है कि 2 नाम हम सिंपल नहीं पूछेंगे, है? मुझे ये लगा था कि सिंपल। अमान्य प्रकल्पना को स्वीकार करना, अच्छा मतलब चलो सत्य ठीक है, असत्य होने के मैं बाद। ऐसा करता हूँ, थोड़ा ऑप्शन पे भी बात कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन तो मान लो स्पष्ट अगर हो जाता तो ठीक है, और ऑप्शन देखिए। टाइप 1 एरर क्या कहता है कि असत्य होने पर, पहली बात ये टाइप 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा है सत्य होने पर अस्वीकारना, तो असत्य लिख दिया तो इसको आप आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, मत जाओ आगे, क्यों टाइम वेस्ट करना, सिंपल सी बात है। फिर भी आप पढ़ लो, असत्य होने पर एक अमान्य प्रकल्पना को स्वीकारना, ये तो यहाँ पे टोटल ही गलत चीज़ है। टाइप 2 एरर कहता है कि सत्य होने पर, अच्छा टाइप 2 एरर आ गया भाई, सवाल में टाइप 2 एरर दे दिया, और टाइप 2 एरर मैंने कहा है कि असत्य प्रकल्पना को स्वीकार रहे हो। जब असत्य चीज़ों को स्वीकार रहे हो तो सत्य होने की बात ही नहीं, इसको भी हटा दो, है कि नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो चीज़ों को केवल अगर कॉपी पर लिख रहे हो तो बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे शायद, ठीक है। और टाइप 2 एरर त्रुटि में देखिए असत्य तो लिखा है, अब जरूरी है आगे पढ़ने की, असत्य तो ठीक है, होने पर एक अमान्य प्रकल्पना को भाई अस्वीकार नहीं होता है, स्वीकार होता है। क्यों? सही बात है ना। जी सर, स्वीकार होता तो है। स्वीकार तब तो भाई 4 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन तो पहला ही सही है मैडम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों को पढ़ें, रुक के पढ़ें, चीज़ों को समझें, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपसे गलती होंगे तो आप परीक्षा में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, परीक्षा में आपके नंबर डिडक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्न में से रैपिड रूरल अप्रेजल RRA, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक होता है PRA, एक होता है RRA, और ये आप लोगों से जल्द ही हम लोग चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट जून 2025 में ये सवाल रिपीट है। और मैं बता दूं, रैपिड रूरल अप्रेजल के अगर कोई जनक हैं तो रॉबर्ट चेम्बर्स हैं। रॉबर्ट कौन है? रॉबर्ट चेम्बर्स हैं। RRA ग्रामीण विकास परियोजना में सबसे तेजी से लागत कुशल तरीके से अस्थायी समस्या, आवश्यकता और समाधानों का मूल्यांकन करता है। और मैं बता दूं आपको, ये जानते हो कब आया था? सन 1980 के दशक में आया था, नोट कर लो, 1980 के दशक में आया था ये, है ना। ये बातें हम सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। अच्छा देखो, अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक नाम है लुइगी कैवेस्ट्रो का नाम, ठीक है, ये नाम देखते हैं। मैं बता दूं, ये विद्वान शोधकर्ता है एक प्रकार से, ये ग्रामीण विकास के सीधे योगदान से नहीं जुड़ा हुआ है, ये विद्वान सीधे योगदान से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सामुदायिक विकास से, सामाजिक योजना से जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति, उस पर पहल करता है ये। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। बाकी ये बिट्रो का नाम सोशल एक्शन के मॉडल से जुड़ा हुआ है। फ्रेडलैंडर का नाम
समाज कार्य की प्रणाली से जुड़ा हुआ है नाम। बात समझ में आ रही ना? बोलो। जी सर। जी सर। यस सर। चलो आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है थॉस्टन स्केल का लाभ बताइए। सर पीआरए किसने दिया था? पार्टिसिपेटरी। चैम्बर्स का ही नाम आएगा। सर दोनों में? हाँ, ठीक है सर। PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की बात कर रहे हैं, है ना? उसमें भी इन्हीं का नाम आएगा, चैम्बर्स का ही नाम आएगा। रॉबर्ट चैम्बर्स ही हैं, और वही डेट 1980 के दशक में RRA और PRA दोनों नाम याद रखिएगा मैडम, ठीक है ना? चलो आगे बढ़िए। अब आगे हमारा सवाल था थॉस्टन स्केल, तो जवाब बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 28। विचार प्रकट करें प्लीज। क्या कहना उचित समझेंगे 28 में? देखो, कथनों का उल्लेख शुद्धतापूर्ण किया जाता है। प्रत्येक कथन के महत्व का निर्णय न्यायाधीश करते हैं। कथनों को तैयार करना आसान होता है, सभी कथन का मान बराबर होता है। एक बात बता दूं, सभी कथनों का मान बराबर नहीं होता है भाई, इसे आप हटा दीजिए। थॉस्टन स्केल में सभी कथनों का प्रत्येक कथन का मान अलग अलग होता है, ये बात सत्य है, 100% गारंटी। सर फर्स्ट। अभी मेरी बात सुनिए, यहाँ कथनों को तैयार करना आसान होता है। कथनों को तैयार करना आसान नहीं होता, स्टेटमेंट बनानी होती है, ठीक है? कथनों को करना बेसिकली आसान होता है। मतलब थॉस्टन स्केल में कथनों का चयन और न्यायाधीश द्वारा रेटिंग करना सीधे साध्य यानी एविडेंस और कठिन प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसलिए ये आसान नहीं होता है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए, ये दोनों बात सत्य है, पहला भी सही दूसरा भी सही है। आपका पहला सही दूसरा सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्राथमिकता किसको दोगे। सुनिए, पहला वाला कथन कहता है कि कथनों का उल्लेख शुद्धतापूर्ण किया जाता है, प्रत्येक कथन स्पष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है, क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। देखो, दो और बात मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है? थॉस्टन स्केल को मैंने दो बातें और जोड़ दिया, स्पष्ट होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से तैयार होना चाहिए, और शुद्धतापूर्ण भी होना चाहिए। और प्रत्येक कथन, बी वाले पार्ट की बात करते हैं, बी कथन में कहा कि प्रत्येक कथन के महत्व का निर्णय कौन? न्यायाधीश करते हैं। मतलब कथनों का मूल्यांकन और विशेष न्यायाधीश पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता आती है। जिसमें क्या आता है? मानकीकरण आता है और वस्तुनिष्ठता आती है। वस्तुनिष्ठता। अब मेरी बात को सुनिएगा, अब बताओ, अस्पष्ट बेहतर लग रहा है ना, या स्वतंत्रता, या मानकीकरण, या वस्तुनिष्ठता? आप में से बताइए, ऐसा कौन सा बच्चा जो चुनाव करे इनमें से। पहले विकल्प में मैंने 2 पॉइंट ये लिखा है, दूसरे विकल्प में मैंने 2 पॉइंट ये लिखा। दोनों पॉइंट में सबसे बेहतर पॉइंट कौन सा होना चाहिए? आप अपने दृष्टिकोण से बताइए। देखो, अस्पष्टता होने जरूरी है, ये बात सही है। मानकीकरण भी होना जरूरी है, स्वतंत्रता भी होना जरूरी है, वस्तुनिष्ठता भी होना जरूरी है, लेकिन बेहतर में बताइए, सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है आपको? वस्तुनिष्ठता। बिल्कुल सही। मानकीकरण वस्तुनिष्ठता। हाँ बिल्कुल। देखो, वस्तुनिष्ठता को आप सेकेंडरी पे रखिए, वस्तुनिष्ठता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कभी भी विषय वस्तु के आधार पे भेदभाव रहित प्रक्रिया को दर्शाता है, इसलिए प्रत्येक कथन के महत्व का निर्णय न्यायाधीश करते हैं। वजह है ये वस्तुनिष्ठता है। और रीजन बताता हूँ, यहाँ पे सेकंड विकल्प होगा। अगर दिसंबर 2025 में पेपर में सवाल अगर आया ना, तो ये 2 पॉइंट तो लिखा हुआ है, ये स्पष्टता भी जोड़ देगा, स्वतंत्रता भी जोड़ देगा, मानकीकरण भी जोड़ देगा, वस्तुनिष्ठता भी जोड़ देगा, तो आपको 3-4 पॉइंट बना देगा, ठीक है? और उन्हीं पॉइंटों को पढ़ के कूट का आपको चयन करना होगा, ठीक है? आजकल ये ट्रेंड है परीक्षा का, तो याद रखिएगा। सही दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। दूसरे के कार्यों का स्वीकरण नहीं करते हैं। सिंपल बात है, जैसे मैंने कहा कि मेरी बातों को आप नहीं मान रहे हो, बस ऐसे सुन लीजिए कि मैं दूसरा व्यक्ति हूँ और मेरे कार्यों का आप स्वीकरण नहीं करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते, मानते ही नहीं। तो बताइए, किसी शोध या सामग्री या कार्य का अधिकारी नहीं होने की दशा में युक्त के लेखक होने का दावा करना निम्न में से क्या कहलाएंगे? अब मतलब देखिए, आप एक तो साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म। सर साहित्यिक चोरी।
चलो अच्छा, आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं हो, रिदम बनाए रखता हूँ पढ़ाने के लिए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने क्या बोला, साहित्यिक चोरी। क्या यहाँ पे ये पॉइंट सही होना चाहिए? बताइए अपने जी सर। आधार पे, है ना? ओके। क्योंकि सर किसी को मतलब किसी के काम को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, उसके काम को मैं अपने उस पे ले रही हूँ कि हाँ, मैंने किया है, तो ये साहित्यिक चोरी ही तो हुआ, ओके प्लेगरिज्म। ओके। देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ तो आपने सही जवाब दे रहे हो साहित्यिक चोरी, और ऑप्शन नंबर ए का आपने सही जवाब दिया। मतलब साहित्यिक चोरी वो कार्य होता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे के विचार, शोध, लेख, शब्द और किसी भी रचनात्मक सामग्री का अपना प्रस्तुत कर देता है ना, अपना प्रस्तुत किसी शोध पत्र से बिना उद्धरण दिए विचार और वाक्य का प्रयोग करना, ठीक है, वो क्रियाएं बेसिकली दर्शाती है। तो केवल किसी को, ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूं किसी को क्रिया में, तो ये ने अपने शब्दों को बेसिकली क्या करते हैं, मेंशन करते हैं या उसको जोड़ते हैं उस शब्दों में। लेकिन देखो यहाँ पे एक अनुलिपिकरण दिया हुआ है। अनुलिपिकरण का मतलब तो कॉपी करना, कि केवल किसी को शब्दों का कॉपी करना सभी मामलों में लेखक का दावा जरूरी नहीं होता है, बट ये चीज़ें हो सकता है। दोहराव की बात करता हूँ, किसी चीज़ को बार बार करना, है ना, ये पार्ट, ये भी साहित्य चोरी का पार्ट नहीं होगा। चीटिंग, चीटिंग जानते हो, नकल करना, चीटिंग। इमिटेशन मतलब समानता, परीक्षा या कार्य में धोखाधड़ी वाला पार्ट, है ना, इस शब्द को दर्शाता है। तो मेरा कहने का भाव है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, आज का ये आखिरी सवाल, बाकी इसके आगे हम लोग दूसरे दिन करेंगे। फिर भी एक बार इस प्रश्न को जरूर समझेंगे। प्लीज बताएं, सही नाम यहाँ पे चुने, सही विकल्पों का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर आपके सामने 30 दिया गया है, क्या होना चाहिए? सर 1। 1 विकल्प कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1। सर डी, हाँ, डी 4 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक बिल्कुल साइकोट्रोपिक। सब्सटेंसेस। सही जवाब, NDPS एक्ट। आपने सही जवाब दिया मैडम, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, और ये सन 1985 का है। यस, और ये बेसिकली जी सर। ऑप्शन आपका सही आता है। देखो यहाँ पे क्या है, नशीली पदार्थों या मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले पदार्थ होते हैं। व्यापार, आयात, निर्यात, उपयोग या नियंत्रण या प्रतिबंध चीज़ों को दर्शाता है, ये है कि नहीं, इसके संदर्भ में चीज़ें आती हैं। तो यह अधिनियम भारत में नशीली पदार्थों के नियंत्रण और दुरुपयोग रोकने वाला प्रमुख कानून माना जाता है, और सही ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, मिलते हैं हम लोग अब कल की क्लास में, ठीक है ना? ठीक है, ये इतना ज़रूरी था प्रैक्टिस होना, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों ने सही तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। इस प्रश्न के आधार पे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है कि जो आपके परीक्षा में ना आए, यहाँ से सब में पॉसिबिलिटी है, सब प्रश्नों से पॉसिबिलिटी है। बट अगर प्रश्न के बारे में जान रहे हो तो इससे प्रश्न अगर बनाया भी जाएगा ना, तब भी आप चीज़ों को आसानी से पढ़ के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। और ज़रूरी है प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना, और वहाँ से मेन मेन शब्दों को देखना, फिर उसको एलिमिनेट करना, उसके अंदर रखना, ये बड़ा ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। ठीक है।